क्वेश्चन नंबर 102 इसमें देखिए क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है एक बॉटल है H2O2 का सॉल्यूशन है, उसके ऊपर एक लेबल दिया हुआ। लेबल क्या है? 28 भी H2O2 सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको दे रखा है ग्राम पर लीटर में इतना। कहता बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपको अगर याद हो तो आपको ये बताया गया है कि अगर आप किसी दूसरे सॉल्यूट का, ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन निकालते हैं सॉल्यूशन का तो वो जनरली क्या होता है, W/W, W/V, V/V, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, मोललिटी, इन सारे चीज़ों के टर्म में आप निकालते हैं। लेकिन H2O2 सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है ना बच्चों, ठीक है, वो इसके अमाउंट के रिस्पेक्ट में ना देके इससे बनने वाले प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि H2O2 सॉल्यूशन जो है, या इसको अगर आप डिकम्पोज करते हैं, ये टूटता है तो ये बनाता है H2O और प्लस O2। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस करें तो ऐसा आएगा। मतलब की बात ये है कि H2O2 का सॉल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन वॉल्यूम के टर्म में लिखा जाता है। और वो वॉल्यूम किसका होता है बच्चों? ऑक्सीजन गैस का, बनने वाले ऑक्सीजन गैस का होता है। इसको हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के नाम से जानते हैं। इसका भी हम मोलरिटी निकाल सकते हैं, मोललिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी बता सकते हैं, W/W मतलब ऑल जितना भी आप पढ़ें ना नॉर्मल कंसंट्रेशन का यूनिट, वो सब कंसंट्रेशन का यूनिट में से किसी भी यूनिट में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन H2O2 सॉल्यूशन के केस में हम लोग इसका एक अलग से, एक स्टैंडर्ड कहिए, एक अलग सा कंसंट्रेशन यूनिट बनाया गया, वो है इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और ये जो 28 भी लिखा हो रहा था या कोई भी अगर भी लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है? ये बताता है कि अगर हम H2O2 का 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं, H2O2 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, अगर आप H2O2 का 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं ना, तो उसके कारण 28 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। किस कंडीशन में बच्चों? STP पे। ठीक है, ये इसका बेसिक मीनिंग है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का जो जनरल मीनिंग है वो यही है। ठीक है, कि 1 लीटर सॉल्यूशन अगर हमारे पास H2O2 का आ चुका है तो वो हमें इतना लीटर ऑक्सीजन गैस एट STP बना के दे देगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 28 लीटर। अगर हम इसको थोड़ा सा मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 28 डिवाइडेड बाई 22.4, या आप 7 भी कर सकते हैं, नया कन्वेंशन में 7 होता है। खैर ये हम लोग पुराने कन्वेंशन से ही करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे इसको तोड़ेंगे तो ये देखिए कितना आ रहा है, 28 डिवाइडेड बाई 22.4 आप करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ रहा 1.25, ये कितना रहा 1.25 आ गया। अब देखिए ये इतना मोल आ गया। अब रिएक्शन से देखिए क्या कर, देखिए क्योंकि हमें अब सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना, मोललिटी निकालना या कोई भी अदर कंसंट्रेशन यूनिट निकालना है, इसका मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? वो H2O2 के अमाउंट के रिस्पेक्ट में होगा। जबकि इस सॉल्यूशन का जो अभी कंसंट्रेशन यूनिट आपको दिया हुआ, जिसे आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ जानते हैं, वो H2O2 का अमाउंट तो बता नहीं रहा, वो तो बताता ऑक्सीजन गैस का अमाउंट। तो हम सोच रहे हैं ऐसा क्यों ना करें कि ऑक्सीजन के अमाउंट से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर लें कि H2O2 का कितना अमाउंट रहा होगा। अब सोचिए 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर इतना मोल ऑक्सीजन है तो सोचिए 1 ही लीटर सॉल्यूशन में इसके कितने मोल हो जाएंगे? तो इसके मोल हो जाएंगे बच्चों 2/1 और गुना 1.25। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 2.5 मोल आ चुका है। ये कितना आ चुका है? मोल आ चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन अगर हम इस H2O2 का लेंगे जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 28 भी है, तो उसके 1 लीटर के अंदर H2O2 के 2.5 मोल दिखेंगे। कितने मोल दिखेंगे? 2.5 मोल दिखेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा मास में कन्वर्ट करके सोचें तो आप क्या करेंगे, 2.5 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे H2O2 के मोलर मास से, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 85। कितना आ जाएगा? 85 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए पूरा क्लियर हमारा हो गया। अगर 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लेते हैं जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म में जो यूनिट दिया हुआ वो 28 भी है, और आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का ये मीनिंग हुआ
कि अगर ये 28 भी लिखा है, इसका ये मीनिंग है कि अगर हम H2O2 का अभी 1 लीटर ले लेना तो वो हमको 28 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा STP कंडीशन में। तुम सोचे 28 लीटर ऑक्सीजन गैस STP का मतलब अगर मोल में सोचे तो इतना मोल हो जाएगा ऑक्सीजन गैस का। फिर सोचे अगर प्रोडक्ट में इतना मोल ऑक्सीजन बना है, इसका मतलब इसके लिए कितने मोल H2O2 को डाला गया होगा ताकि वो टूट के इतना मोल बना दे। तो हम सोचे अच्छा इसका मतलब हुआ 2.5 मोल H2O2 डाला गया होगा। अब अगर इसी को हम मास में कन्वर्ट करें तो समझ आता है कि 85 ग्राम डाला गया। अब सोचिए ये H2O2 का मास हो गया। क्लियर है। अब देखिए आपके पास सॉल्यूशन 1 लीटर था, आपके ऑप्शन में क्या क्या निकालने दिए आप इसको गौर से देखिए। आपसे मोलरिटी पूछ रहा, आपसे मोलरिटी पूछ रहा, तो मोलरिटी अगर आप निकालते हैं तो मोलरिटी निकालने का क्या मतलब होता है कि आपको मोल चाहिए सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट तो यहाँ H2O2 था, तो H2O2 का कितना मोल आ गया 2.5 मोल आ गया। नीचे करते हैं वॉल्यूम, तो 1 लीटर है, इसका मतलब इस सॉल्यूशन का भी फिलहाल मोलरिटी कितना आ गया बच्चों 2.5 आ गया। लेकिन आंसर में देखिए क्या देख रहा 5 दे रखा, तो ये तो खैर ऑप्शन ही गलत हो गया। अब चेक करते हैं मोलरिटी। अब सोचिए मोलरिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए। मोलरिटी निकालने के लिए आपको चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि आपको मिला हुआ, चलिए लिख देते हैं, ये 2.5 हो गया। गुना कर देंगे आप 1000। 1000 क्यों गुना करें, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होगा वो तो ग्राम में चाहिए होगा। तो ग्राम में कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ तो क्या आप यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन समझ सकते हैं क्या। मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1250 आ जाएगा। अब देखिए आपको मोलरिटी निकालने के लिए इसको अब छोटा m से दिखा सकते हैं। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर था तो मास ऑफ सॉल्यूशन इतना हो गया, उसके अंदर सॉल्यूट इतना ग्राम है, इसका मतलब अकेला सॉल्वेंट कितना रहा होगा, तो 1250 माइनस करेंगे 85, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 1165। ठीक है। अब ये ग्राम है इसीलिए इसको हम लोग ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किए, केजी में आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये 2.147 के आसपास आता, मतलब हम लोग इसको 2.15 जरूर बता सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, सी हो गया। अब बहुत को ये फॉर्मूला याद होता है कि मोलरिटी निकालना है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेट कर देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन अब सोचिए यहाँ मोलरिटी पूछा और मोलरिटी का फॉर्मूला आप याद नहीं रखते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला कोई भी याद ना रखें, बस सबका बेसिक यूनिट याद रखें, बेसिक डेफिनेशन याद रखें, आपका सारा सवाल बन जाएगा। आपका सारा सवाल इस तरीके से बना सकते हैं। तो 2.15 हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, ये 103 में क्या करा बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको मिटा सकता हूँ क्या, आप लोग देख लें इसको, चूँकि हम थोड़ा सा मिटाएंगे, जगह का कमी है इसमें, हो नहीं पाएगा। तो आप इस सॉल्यूशन को देख लें, अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो हमारा ये आंसर तो आ चुका है। हम इसको थोड़ा सा ये पोर्शन खाली करना चाह रहे हैं। यहाँ तक आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना था, तो सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट के मास को माइनस कर दीजिए, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लिए आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे, देखिए 103 में क्या करता, वापस देखिए क्या करा, कह रहा कि एक पानी लिया गया, ले लीजिए पानी, इसके अंदर पहले क्या डाला 6 ग्राम NaCl डाल दिया, 6 ग्राम NaCl डाल दिया। बाद में कह रहा कि हम इसमें एक चीज़ और मिला दिए, AgNO3, जितना मन किया उतना डाल दिए बिना नापे उपे। ठीक है, मतलब इतना पता है कि इससे ज़्यादा है, इससे क्या है ज़्यादा है। कह रहा बताइए कि अगर इन दोनों, अब देखिए इन दोनों को जैसे ही आप मिलाएंगे आपको क्या लग रहा है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन आयन है क्या। तो दो सब्सटेंस अगर एक दूसरे के पास कॉमन आयन नहीं है और सॉल्यूशन में जा रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों रिएक्शन करेंगे, पक्का रिएक्शन करेंगे। तो ये रिएक्शन करके क्या बना देंगे बच्चों, AgCl बना देंगे, और क्या बना देंगे आपको NaNO3 बना देंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये नाइट्रेट है और सोडियम साल्ट है, ये सॉल्युबल है, घुल गया होगा, लेकिन ये क्या बच्चों PPT हो गया।
आपको पता होगा ये स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा गया था परसेंटेज इम्प्योरिटी, किसी भी सैंपल का परसेंटेज इम्प्योरिटी कैसे निकलता है। तो परसेंटेज इम्प्योरिटी निकालने का ये तरीका होता है कि उस सैंपल का हम लोग सीधा सीधा रिएक्शन करवा देते हैं, और रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उनमें से किसी का आप अमाउंट जज के लिए, तो प्रोडक्ट जब भी बनेगा बच्चों उसके प्योर मास से बनता है। ठीक है, ये हम क्लास में डिस्कस भी किए थे, आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, वही कंसेप्ट यूज किया गया। हमारे पास NaCl का एक इम्प्योर सैंपल था, अब हमें पता ही नहीं है कि उसके अंदर कितना प्योरिटी है, NaCl कितना ग्राम ओरिजिनल है। तो हम क्या करेंगे ना, इस NaCl का किसी न किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व कराएंगे। अब जिसका जैसा रिएक्शन होता है उसमें किया जाता है, कुछ कंपाउंड को हीट कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट को मेजर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप क्या करें, इसमें AgNO3 मिला दें तो ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है PAgCl, और ये पता है आपको वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसको आगे चल के आप बोलेंगे स्पाइरली सॉल्युबल साल्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम होते हैं। तो अब देखिए ये बन गया, इसको हम लोग अलग कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे, इसका मास मेजर कर लेंगे। ये कह रहा है क्या कि ये 14 ग्राम बना, ये 14 ग्राम बना। आप खुद सोचिए कि AgCl बना, इसका मतलब कहीं ना कहीं Cl माइनस NaCl से आया होगा और Ag आया होगा AgNO3 से। छोड़िए, अब इतना ग्राम अगर आ गया बच्चों तो इसका मोल कितना हो जाएगा सोचिए। तो मोल के लिए आप क्या करेंगे, 14 में डिवाइड करेंगे AgCl के मॉलिक्यूलर मास से। तो AgCl का Ag होगा 108 और Cl का 35.5, तो ये 143.5 आज था, इतना आ गया। आप सोचिए कि अगर 1 मोल AgCl बनाना है आपको तो इसका मतलब है कि 1 ही मोल NaCl का कंप्लीट रिएक्शन कराना होगा। तो हम कहते हैं इतना मोल अगर बन चुका है AgCl, इसका मतलब ही है कि ओरिजिनली इतना मोल NaCl का जरूर रिएक्शन किया होगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इतना NaCl हुआ तो इसका मास कितना हो जाएगा भाई। तो इसका मास अगर आप निकाल कर देखें तो 143.5 गुना क्या कर देंगे 58.5। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और फाइनल बताते हैं आपको कितना आंसर इसका आना चाहिए। तो आपको करना है 14 मल्टीप्लाई करना है 58.5 से, 58.5 से ये बच्चों आपका आ रहा 819 डिवाइडेड बाय आप करेंगे 143.5। चलिए इसको मैं भागा देता हूँ 143.5 से, तो ये बच्चों आपका निकल के आ रहा है 5.70। ठीक है, और भी आगे बहुत सारा नंबर, चलिए यहाँ तक हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए ये आपका मास आ गया NaCl का। आपसे पूछ रहा था परसेंटेज प्योरिटी, तो यही तो हमें चाहिए कि प्योर मास कितना है, तो प्योर मास आ गया 5.70। अब देखिए 6 ग्राम में से 5.7 ग्राम NaCl था, बाकी सारा रहा होगा इम्प्योरिटीज। तो हम लोग परसेंटेज प्योरिटी ऐसे करके निकाल सकते हैं कि 6 में से इतना ग्राम तो 1 में से इतना बटा 6, तो परसेंटेज पूछा तो मान लिए पूरे NaCl का मास 100 रहा होगा। तो इसको आप अगर बच्चों सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आ रहा है वो 95% आ रहा है। कितना आ रहा है, 95% आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आप 103 को भी सॉल्व कर सकते थे।